एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की सभी प्रमेयों को सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रमेयों को सिद्ध और हल करना आसानी से आ जाएगा समझ में। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रमेय का एक ऐसा कथन होता है, ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करेंगे। ठीक है, तो यही आपकी प्रमेय 1.1 भी है दोस्तों, अध्याय 1 की। ठीक है, क्या कहती है ये प्रमेय? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू धन R हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर कि R जो है B से छोटा होगा और शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब कलन विधि हिंदी में कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इसी प्रमेय पर आधारित है। किस प्रमेय पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर। ठीक है, कई बार तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम एक दूसरे के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, परंतु सत्य तो यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल करने में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसका हम प्रयोग करते हैं कहाँ पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल करने के लिए। आइए दोस्तों, अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के समीकरण को समझ लेते हैं। ठीक है, और ये भी समझ लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होगा। और ये भी समझ लेते हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, a बटा b बराबर 19/5। तो अब हम 19 में 5 का भाग देते हैं। ठीक है, तो हमने 19 लिख दिया, अब इसमें हम 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। ठीक है, 5 दिया कितना होता है? 15। तो यहाँ लिख देंगे हम 15। अब 19 में से 15 गए तो कितना बचेगा हमारा? 4। ठीक है, अब हम इन सबके नाम जान लेते हैं। ठीक है, जिसमें भाग दिया उसे हम बोलते हैं भाज्य। ठीक है, उसे हम बोलते हैं भाज्य, यहाँ पर हम उसे कह रहे हैं ए। ठीक है, जिसमें भाग दिया वो होता है भाज्य। ठीक है, जिससे भाग दिया वो होता है भाजक, बी कहते हैं। ठीक है, अब भाग देने पर जो भी हमें फल की प्राप्ति होगी वो कहलाएगा हमारा भागफल। भाग देने पर जो फल मिला वो है भागफल। ठीक है, तो ये 3 क्या है यहाँ पर? भागफल, जिसे हम कह देते हैं क्यू। और भाग देने के बाद जो शेष बच गया हमारा, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा शेषफल, जिसे हम कह देते हैं रिमाइंडर आर। ठीक है, तो ये नाम हमें पता चल गया। जिसमें भाग देते हैं वो है भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो है भाजक, भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो है भागफल, और जो शेष बचता है वो है हमारा शेषफल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, a बराबर बी क्यू धन आर। ठीक है, यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। दोस्तों, एल्गोरिदम। ठीक है, हम जानते हैं एल्गोरिदम जो है अंग्रेजी का ही शब्द है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर्स पे जो काम करते हैं, उन जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, वो लोग एल्गोरिदम का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम होती क्या है? ठीक है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कलन विधि। ठीक है, तो एल्गोरिदम या कलन विधि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। मतलब चरणों की एक श्रृंखला है, और वो श्रृंखला क्या सुपरिभाषित है, मतलब बहुत अच्छे से परिभाषित है वो चरणों की श्रृंखला, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, वो जो चरणों की श्रृंखला होती है वो एक प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम्स है इनको जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होगा? चरण 1 होगा, चरण 2 होगा, चरण 3, चरण 4, कितने भी चरण हो सकते हैं, पर ये चरण क्या होंगे? सुपरिभाषित होंगे। ठीक है, और जो ये जो चरण होंगे वो क्या करेंगे?
एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि इसको उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि एक एल्गोरिथम है। ठीक है। आपको क्रिकेट खेलने जाना है बाहर दोस्तों के साथ। ठीक है। पर आपको पता नहीं है कि दोस्त कोई खेल रहा है कि नहीं। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, मैदान में जाते हैं। ठीक है। अगर कोई दोस्त खेल रहा होता है तो आप भी खेलने लग जाते हैं, अगर कोई दोस्त नहीं खेल रहा होता तो आप घर वापस आ जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये चरण है। ठीक है। कि अगर कोई दोस्त खेल रहा है तो आप भी खेलने लग जाओगे उसके साथ, और नहीं खेल रहा है तो आप वापस आ जाओगे। ठीक है। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है इसका इस्तेमाल हम इस अध्याय में करने वाले हैं। हिंदी में इसे कलन विधि भी कहते हैं। और ये क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि हमें प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है। ठीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है। ठीक है, इस विधि के द्वारा जो है हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। किस विधि के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है। दोस्तों आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों जैसे कि ए और बी का जो एचसीएफ है वो वहां सबसे बड़ा पूर्णांक डी होता है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः पूरी तरह विभाजित कर देता है। ठीक है। अभी हम एचसीएफ के बारे में और आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है हमारी, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही उपयोग करते हैं। ठीक है। तो कई बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कह दिया जाता है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कह देते हैं। ठीक है। परंतु सत्य तो यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। और यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, ये एल्गोरिथम है, इसका मतलब ये क्या है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होगी और इससे जो है हम किसी समस्या का हल निकालेंगे। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें क्या निकालते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो गया, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का एक चरणबद्ध श्रृंखला हो गई। ठीक है, चरणों की सुपरिभाषित श्रृंखला हो गई। ठीक है। तो इसमें चरण होंगे। ठीक है। जिनके द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी हैं, जिसमें सी बड़ा है और डी छोटा है, उसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमें जो नीचे चरण दिए उनका अनुसरण करना होगा। ठीक है। चरण एक, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, एल्गोरिथम नहीं, प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करेंगे कि जो सी बराबर डी क्यू धन आर आ जाए हमारा। ठीक है। ठीक है। तो C बड़ा है और D छोटा है। अब हम C बराबर ऐसे लिखेंगे कि डी क्यू धन R हो जाए। और R क्या होगा हमारा यहाँ पर, R जो है हमारा D से छोटा होगा और शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। ठीक है। R क्या होता है हमारा, शेषफल होता है। Q क्या होता है हमारा, भागफल होता है। ठीक है। तो चरण दो में अब हम देखेंगे चरण एक को करने के बाद क्या हमें R शून्य प्राप्त हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर R शून्य प्राप्त होता है तो D ही क्या होगा हमारा, C और D का एचसीएफ होगा। तो जो D है वही C और D का एचसीएफ होगा। परंतु यदि R जो शेषफल है वो शून्य नहीं है तो फिर हम D और R के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चरण एक में हमने किसके लिए किया था, सी और डी के लिए। लेकिन चरण दो में यदि आर शून्य नहीं मिलता है तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किसके लिए करेंगे, डी और आर के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर डी बड़ा होगा और आर छोटा होगा। ठीक है। इस तरह से हम अपने चरणों को करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक करेंगे, जब तक इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे जब तक हमें शेषफल आर शून्य ना प्राप्त हो जाए। और जब हमें शेषफल आर शून्य प्राप्त हो जाता है तो इसी स्थिति में जो भाजक प्राप्त होता है वही हमारा वांछित एचसीएफ होता है। ठीक है। जब हमें शेषफल शून्य मिल जाता है, ठीक है, उस स्थिति में जो भाजक होता है, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, वांछित एचसीएफ होता है। ठीक है। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित सवालों को हम प्रश्नावली 1.1 में हल करेंगे।
वहां से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो दोस्तों पहला चरण, ठीक है, पहले तो हम ये ज्ञात कर लिया हमने कि 225 जो है 135 से बड़ा है। अब हम 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 225 बराबर 135 गुणा 1 धन 90। ठीक है, एक ही बार 135 में गुणा जाएगा 1 का। ठीक है, और हमारा जो शेषफल बचेगा वो 90 बचेगा। ठीक है, अब चरण 2 में हम पहले देखेंगे क्या हमारा शेषफल शून्य है, नहीं है, 90 है हमारा शेषफल। तो अब हम क्या करेंगे, 135 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो शेषफल बचा वो और जो हमारा भाजक था उस पे। ठीक है, शेषफल और भाजक पे अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 135 बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणा 1 धन 45। ठीक है, 135 को अब हम 90 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 90 गुणा 1 धन 45। ठीक है, अब हम अगले चरण में देखते हैं कि क्या हमारा शेषफल शून्य है, नहीं, शेषफल हमारा 45 है, शून्य नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो शेषफल है और जो भाजक है उस पर, यानी कि 45 और 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 90 बराबर कितना होगा, 45 गुणा 2 धन 0। हाँ, अब हमारा शेषफल शून्य है। ठीक है, यहाँ पर हमारा शेषफल शून्य हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो है हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की यहाँ समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भाजक है हमारा, ठीक है, जिस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ उस चरण का जो भाजक होता है, ठीक है, यहाँ पर वो कितना है, 45 है। तो वो जो भाजक है 45, वही हमारा दी हुई संख्या है, एक 225 और 135 का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को हमने समझा। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ए बराबर बी क्यू धन आर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, वो लिखा हमने। फिर जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक हम वैसा ही करते रहेंगे भाजक और शेषफल पर। ठीक है, और जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो जो भाजक होगा हमारा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें दोस्तों प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करना है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। दोस्तों ये अध्याय 1 की प्रमेय 1.2 भी है। ठीक है, इसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या कहती है ये प्रमेय दोस्तों, प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, हर संख्या जो भाज्य है, मतलब कि जिसके गुणनखंड हो सकते हैं, जिसका भाग दिया जा सकता है जिस संख्या का, ठीक है, हर वैसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कोई संख्या है जो भाज्य संख्या है, ठीक है, तो उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम। तथा यह जो गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब यह है कि वो जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर हम उसके क्रम पर ध्यान ना दें तो ये जितने भी अभाज्य गुणनखंड है ये अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय होते हैं मतलब यूनिक होते हैं, मतलब ये एक ही होंगे, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि 3825। ठीक है, अब हम इसके गुणनखंड देखते हैं क्या होंगे, ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या इसके गुणनखंड अभाज्य संख्या होंगे, देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या सिर्फ अभाज्य संख्या होंगे, देख लेते हैं हम। 3 8 2 5 को लिखा। ठीक है, 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18। तो ये 3 से भाग जा सकता है। 3 से भाग देखेंगे, 3 एकम 3, फिर 8 3 दूनी 6, फिर 2 2 और 2 22, 3 7 21, एक बचेगा और 5 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 7 5। अब 1 2 7 5, 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, अभी भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 75 में 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 425। ठीक है, 4 और 2 6 और 5 11, अब 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, क्या 4 का भाग जाएगा, वो भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 का भाग देते हैं, 8 पंजे 40 और 5 25। ठीक है, 85 आ जाएगा। 85 में फिर से 5 का भाग देंगे तो 17 मिलेगा हमें। अब 17 में तो 17 का ही भाग देना पड़ेगा, तो हमें 1 मिलेगा। तो हमें ये गुणनखंड मिल गए 3825 के। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, तो 3825 हो गया हमारा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब आप ध्यान दीजिए, ये 3 3 5 5 17 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं।
ठीक है। तो प्रमेय 1.2 के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, तो हमने भाज्य संख्या 3825 को अभाज्य संख्याएं 3, 5 और 17 के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यही हमारी प्रमेय 1.2, ठीक है। अब हम इसको और हल कर लें तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, क्योंकि 3 गुणा 3 हो जाएगा 3 की घात 2, 5 गुणा 5 हो जाएगा 5 की घात 2 और 17 को 17 लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमारी प्रमेय 1.2 कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं, जैसे कि यहाँ 3, 5 और 17 है, के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर लिखा है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस 3 को बाद में लिख देते, ठीक है, 5 को आगे ले आते, ठीक है। तो क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अगर हम क्रम की बात ना करें तो ये गुणनखंड जो है वो अद्वितीय है, यूनिक है, इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या के। तो ये हमको याद रखना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यही है इस प्रमेय में दोस्तों। प्रमेय 1.3 बहुत ही आसान प्रमेय है दोस्तों ये। प्रमेय 1.3 कहती है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो अगर p एक अभाज्य संख्या है, वो एक के वर्ग a स्क्वायर को विभाजित अगर करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। दोस्तों प्रमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। इस प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं हम, ठीक है। जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया है p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये हमें दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है कि p जो है a को भी विभाजित करेगी। तो आइए दोस्तों प्रमेय 1.3 को सिद्ध करते हैं। हमने लिखा उत्पत्ति। मान लेते हैं a के अभाज्य गुणनखंड जो है निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब कि मान लेते हैं कि a बराबर है p1 p2 p3 गुणा 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 pn तक, ठीक है। तो यहाँ पर p1 p2 p3 pn क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। हम जानते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमने मान ली वो अभाज्य संख्या क्या है, p1 p2 p3 से लेकर pn तक। तो a का वर्ग क्या होगा, a गुणा a लिख दिया हमने। a का मान है p1 गुणा p2 गुणा p3 से pn तक, तो हमने लिख दिया p1 गुणा p2 गुणा p3 से pn तक। दूसरे a का मान भी वही होगा, तो हमने रख दिया p1 गुणा p2 गुणा p3 से लेके pn तक, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे तो p1 गुणा p1 हो जाएगा p1 का वर्ग स्क्वायर, p2 गुणा p2 हो जाएगा p2 का स्क्वायर, p3 गुणा p3 हो जाएगा p3 का स्क्वायर, इसी तरह pn गुणा pn हो जाएगा pn का स्क्वायर। तो हमारा स्क्वायर आ जाएगा p1 स्क्वायर गुणा p2 स्क्वायर गुणा p3 स्क्वायर से लेकर pn के स्क्वायर तक। अब दोस्तों हमें दिया गया है प्रश्न में p जो है, प्रश्न में नहीं प्रमेय में दिया गया है हमें, p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। ये दिया हुआ है हमें प्रमेय में कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार p जो है a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, क्योंकि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो a स्क्वायर के जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें से एक p अवश्य होगा, ठीक है। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार हमने बताया, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p अवश्य ही रूप से a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। तो दोस्तों हमने अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा रफ कर दिया, पर बाकी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे कि a का मान p1 p2 p3 और जो है p1 p2 p3 क्या है, हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार p जो है a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। p जो है a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा, क्यों, क्योंकि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, और a स्क्वायर का मान हमने लिखा है p1 p2 p3 से लेके pn गुणा में फिर वही चीज p1 p2 p3 से लेके pn तक। तो दोस्तों अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के प्रयोग कर हम पाएंगे कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या है। यहाँ देखिए a का वर्ग क्या है, p1 p2 p3 से लेके pn तक गुणा p1 p2 p3 से लेके pn तक। तो अभाज्य p1 गुणा p1 p1 का वर्ग हो जाएगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड तो p1 p2 p3 pn ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, केवल p1 p2 p3 से लेके pn तक होंगे, ठीक है। इसलिए जो p जो है
वो P1 P2 P3 से लेके Pn में से ही कोई एक होगा, क्योंकि P जो है ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है और ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, P1 से P2 P3 से लेके Pn तक। तो P ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है और ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, तो इससे हम कह सकते हैं P इन्हीं में से कोई एक होगा, P1 P2 P3 Pn में से लेके Pn कोई एक होगा। ठीक है, अब a बराबर कितना है, देखिए P1 P2 P3 से लेके Pn तक, इसका मतलब a के भी गुणनखंड क्या है, P1 P2 P3 Pn। ठीक है, और P1 P2 P3 से लेके Pn तक में से कोई एक गुणनखंड क्या है हमारा, P है, तो फिर वो P जो है a को भी विभाजित करेगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए P जो है a को भी विभाजित करेगा, अवश्य करेगा। और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम, हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 1.4, ठीक है, प्रमेय 1.4 क्या कहती है दोस्तों, अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये प्रमेय 1.4 एक प्रश्न की तरह ही है। तो इस प्रमेय 1.4 को समझने के बाद आपको अब प्रश्नावली 1.3 को करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो इस तरह के प्रमेय को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, या इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, विरोधाभास से शुरुआत करते हैं। ठीक है, विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि जो दिया गया है उसका हम उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, कि उसका उल्टा सत्य है और फिर उस उल्टा जो सत्य है उसको हम गलत साबित कर देते हैं। तो फिर जो हमें सिद्ध करना होता है या जो दिया गया है वही सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत यहाँ मान लेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना। ठीक है, अब अंडर रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या है तो दो पूर्णांक a और b ऐसे होंगे कि अंडर रूट 2 बराबर a बटा b। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को, ठीक है, ये आपने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है, किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पर हमने a और b के रूप में लिख दिए। ठीक है, क्योंकि a और b पूर्णांक हैं। ठीक है, अंडर रूट 2 बराबर a बटा b, क्योंकि अंडर रूट 2 को हमने अभी परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, और b जो है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, जब भी a बटा b लेते हैं तो नीचे वाला शून्य नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो a और b हैं वो सहअभाज्य हैं। ठीक है, अंग्रेजी में को प्राइम कहते हैं। सहअभाज्य का मतलब उनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो कट-पिट के a बटे b बने हैं। ठीक है, मतलब अब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है काटने के लिए। ठीक है, तो a और b ऐसे हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, b को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा b। ठीक है, और ये रह जाएगा a, तो ये हो गया अंडर रूट 2 गुणा b बराबर a। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं और पुनर्व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, दोनों को वर्ग कर देते हैं तो अंडर रूट 2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा और b का वर्ग हो जाएगा बराबर a का वर्ग, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो a का वर्ग है उसके क्या क्या गुणनखंड आ रहे हैं, 2 आ रहा है और b का वर्ग आ रहा है। b एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब a के वर्ग के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और b। ठीक है, तो हम इससे ये तो कह सकते हैं कि जो 2 है वो a के वर्ग को विभाजित करेगा, a के वर्ग का गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमने निष्कर्ष निकाला यहाँ पर अभी कि जो 2 है वो a के वर्ग को अवश्य ही विभाजित करेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने अभी निकाल लिया कि जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अब दोस्तों जो हमारी प्रमेय 1.3 थी, ठीक है, उसका वीडियो आपने अवश्य देखा होगा प्रमेय 1.3 का। उसमें हमने सिद्ध किया था कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और p अगर a के वर्ग को विभाजित करती है तो p जो है अवश्य रूप से a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, जहां पर एक a जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए 2 a के वर्ग को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो a को भी विभाजित करेगा। कैसे, प्रमेय 1.3 से। ठीक है, तो हमने यहाँ निष्कर्ष निकाल लिया कि 2 जो है वो a को विभाजित करेगा। अब हम क्या करते हैं, a को 2 गुना c लिख लेते हैं, जहां पर c कोई पूर्णांक है। ठीक है, a को लिख लेते हैं हम 2 गुना c। ठीक है, अब a के मान को प्रतिस्थापित कर देते हैं हम कहां पर,
2b² बराबर a² में, ठीक है। तो 2b² बराबर a की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर 2c, तो 2c रख दिया, ये 2c का वर्ग हो जाएगा। अब 2c का वर्ग कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग होता है 4 और c का वर्ग c का वर्ग होगा, ठीक है। तो 2 गुणा b का वर्ग बराबर आ गया 4 गुणा c का वर्ग, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो b का वर्ग कितना आ जाएगा, 2 गुणा c का वर्ग, यही आ जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब आप देखिए b के वर्ग के क्या क्या गुणनखंड आ रहे हैं, 2 आ रहा है और c का वर्ग आ रहा है, ठीक है। c का वर्ग है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो b का वर्ग है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और c, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 और c है, इसका मतलब b के वर्ग को 2 और c विभाजित करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लिए, अतः 2 जो है b के वर्ग को विभाजित करेगा, ठीक है। ये निष्कर्ष निकल आया यहाँ से कि 2 जो है b के वर्ग को विभाजित करेगा। अब फिर से प्रमेय 1.3 कि अगर p जो है a के वर्ग को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। तो अगर 2 b के वर्ग को विभाजित करता है तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो हमने लिख लिया, अतः 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 अवश्य है, क्योंकि 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है b को भी विभाजित कर रहा है। तो 2 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है किसका, a और b का। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया अभी, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने माना था कि √2 जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। और √2 क्या है, a/b परिमेय संख्या है। तो ठीक है, जहां पर a और b सहभाज्य थे हमने जो माना था, ठीक है। और a और b के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये हम जो मान के चले थे उसके हिसाब से है, ठीक है। अभी अभी हमने निकाला प्रमेय को हल करते समय कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, ठीक है। पर इससे तो विरोधाभास हो रहा है इन दोनों कथनों में, ठीक है। जो हमने माना था उस हिसाब से तो ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर जब हम इसको हल करते गए तो हमें पता चला कि ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, ठीक है। तो ये विरोधाभास आ रहा है, ठीक है, कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, पर हमने माना था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। तो ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, यह विरोधाभास हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी। हमने जो कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। इसका मतलब वो हमारी कल्पना गलत थी। इसका मतलब √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 अगर एक परिमेय संख्या नहीं है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था प्रमेय 1.4 में कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस तरह से आप √3 √5 सभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल इसी विधि से, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को भी हल करने के लिए यही विधि आपको लगानी है। बहुत आसान विधि है, उम्मीद करता हूं आपको ये विधि समझ आई होगी। 1.5 दोस्तों प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7 एक जैसे ही हैं करीब करीब, और इन तीनों प्रमेयों का जो उपयोग है वो आप करेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब हम प्रमेय 1.5 को देख लेते हैं। प्रमेय 1.5 कहती है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है वो आपने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ लिया है, नहीं देखा है तो अवश्य देखें, ठीक है। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत है मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद शून्य आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक x ऐसी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो मतलब कि x को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा थी कि किसी भी संख्या को अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर p और q क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो अगर एक ऐसी परिमेय संख्या है x जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, और यहाँ पर p और q क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी काटने के लिए नहीं बचता इनमें, सब कुछ काटने पीटने के बाद हमें p और q मिलते हैं, ठीक है। तो p और q ऐसे हैं, सब कुछ काटने पीटने के बाद जो बचा वो है p और q, ठीक है। तो जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, जब p और q सहभाज्य हैं, ठीक है, और x बराबर p/q है, ठीक है, और x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है,
उस कंडीशन में, उस केस में q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे, ठीक है। यानी कि q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, उसमें या तो 2 की घात होगी या 5 की घात होगी, ठीक है, या दोनों की होगी। इसके अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। ये प्रमेय 1.5 कहती है, ठीक है। और उसी आधार पे हमें कुछ प्रश्नों को हल करना है प्रश्नावली 1.4 में। और यहाँ पर n और m क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है जो पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक के अलावा, तो ऋणात्मक पूर्णांक के अलावा क्या होता है? शून्य और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो n और m जो है या तो शून्य हो सकते हैं या धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रमेय को फिर से देख लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो x को हम p बटे q के रूप में तो लिख ही सकते हैं क्योंकि वो परिमेय संख्या है, ठीक है। और p और q को सब कुछ काटने पीटने के बाद लिखा हमने, ठीक है। तो p और q सहअभाज्य हैं। उस केस में जो हमें q प्राप्त होगा, उस q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात और 5 की घात या दोनों की घात के रूप में ही हो सकते हैं, और कोई भी अभाज्य गुणनखंड उसके नहीं होंगे। और n और m का मान जो है शून्य या धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं इस प्रमेय को। आइए दोस्तों, अब हम प्रमेय 1.5 को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रमेय 1.5 कहती है, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने x बराबर एक परिमेय संख्या ले ली 0.009375, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि 5 के बाद कोई भी अंक नहीं आ रहा है, ठीक है। x एक परिमेय संख्या है तो x को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो x को हम p बटे q के रूप में व्यक्त करेंगे। किंतु p और q क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब p और q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी एक दूसरे में काटने का नहीं होगा, ठीक है। वो हमारा p और q कहलाएगा, ठीक है। तो हमने x बराबर लिख लिया 0.009375। अब अगर हमें दशमलव हटाना है तो क्या करना होता है? बहुत ही आसान तरीका होता है। दशमलव के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं, ठीक है, उतने उसमें उतना भाग दे देते हैं हम 10 की घात का, ठीक है। जैसे कि दशमलव के बाद यहाँ आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव हटा देंगे और बट्टे में रख देंगे 10 की घात 6, ठीक है। तो ये दशमलव हटा देंगे तो आ जाएगा 0.009375, ठीक है। बट्टे में क्या रखना होगा हमें? दशमलव के बाद जितने अंक थे हमारे, दशमलव के बाद 6 अंक थे तो 10 की घात 6, ठीक है। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। अब 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है? एक के बाद 6 शून्य लगा देंगे, ठीक है। और ये ऊपर वाले 2 शून्य का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये शुरू में आ रहे हैं। तो हम x बराबर लिख देंगे 9375 बटे एक के बाद 6 शून्य लगा देंगे। अब हमें p बटे q ज्ञात करना है जो कि सहभाज्य हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो यहाँ पर x में जो जो कट रहा है वो काट देंगे हम ऊपर नीचे। तो आप देखेंगे ऊपर और नीचे जो है 25 का भाग दिया जा सकता है। तो ऊपर और नीचे जब हम 25 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 375 और नीचे बचेगा 40,000। अभी भी ऊपर और नीचे 25 का भाग जा सकता है। तो ऊपर और नीचे 25 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 15, नीचे बचेगा 1600, ठीक है। 40,000 में 25 का भाग देंगे तो बचेगा 1600। अभी भी ऊपर और नीचे 5 का भाग जा सकता है। ऊपर 5 का भाग देंगे तो बचेगा 3, नीचे 5 का भाग देंगे तो बचेगा 320। अब आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे अब कुछ भी नहीं कट रहा है। अब हम कह सकते हैं कि ये सहअभाज्य है। तो अब जो हमें मिला वो मिला हमें p बटा q, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे p बटा q। तो p बटा q क्या होगा हमारा? 3/320। p बटा q हमारा 9 या 375 बटे एक के बाद 6 शून्य नहीं होगा, ये नहीं है हमारा p बटा q। हमारा p बटा q है ये 3/320 जिसमें कोई भी सहभाज्य नहीं है। अब ये आ गया। अब प्रमेय को देखिए, ठीक है। अब क्या होगा? q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में ही होंगे, जहां पर n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक है मतलब कि शून्य या धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम q के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो 320 के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। ये मिलेगा। आप 320 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, क्योंकि 6 बार आ रहा है 2, ठीक है। 5 एक बार आ रहा है तो लिख देंगे 5 की घात 1। तो हमारा 320 क्यू हमें कितना मिला? 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1, ठीक है। तो हमें क्यू किस रूप में मिला? किस रूप में मिला? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में मिला, ठीक है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में आ रहे हैं। और यही हमारी प्रमेय 1.5 कहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रमेय 1.5 को उदाहरण के माध्यम से समझ लिया।
ठीक है, क्या समझा हमने कि x अगर एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को जो हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q सहअभाज्य होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 बटे 320 है, तो उस केस में q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात या 5 की घात या 2 और 5 दोनों की घात के ही रूप में होंगे, और कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी q में। ठीक है, q के अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रमेय 1.5 दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रमेय 1.6 दोस्तों, प्रमेय 1.6 जो है प्रमेय 1.5 का विलोम है। आपने हमारा प्रमेय 1.5 का वीडियो अवश्य देखा होगा। प्रमेय 1.6 कहती है, मान लीजिए x बराबर p बटा q है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम जानते हैं परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर p और q क्या है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, मतलब कि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, कुछ भी काटने के लिए नहीं बचेगा, सब कुछ काटने के बाद हमें p और q मिलेंगे। x ऐसी संख्या होगी। ठीक है, और q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, या 2 की घात n के रूप में है, या 5 की घात m के रूप में। मतलब 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के अलावा और कोई q का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। सिर्फ 2 का होगा या 5 का होगा या दोनों का होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा p बटा q हमें दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक आपने पढ़ाई है परिचय के वीडियो में, और प्रमेय 1.5 में भी, कि शून्य और धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं हम ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब जो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, वही हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब कि शून्य या धनात्मक पूर्णांक। तो n और m के मान या तो शून्य होंगे या धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जो x है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होता है। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये कहती है हमारी प्रमेय 1.6। एक प्रमेय 1.6 का भी उपयोग आप करेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए। अब हम इस प्रमेय 1.6 को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम प्रमेय 1.6 को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रमेय 1.6 में कहा गया, मान लीजिए x बराबर p बटे q है। ठीक है, जहां p और q सहअभाज्य हैं और एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने एक x बराबर p बटे q ले लिया। ठीक है, 13 बटे 3125। ठीक है, अब p और q सहअभाज्य, अब देखिए 13 और 3125 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा p बटा q है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि 13 और 3125 दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, q के गुणनखंड निकाल लेते हैं। q कितना है, 3125। 3125 के गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 3125 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 625। 625 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 125। 125 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 25। 25 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 5। 5 में 5 का भाग देंगे तो मिलेगा 1। तो हमें ये मिल गए 3125 के गुणनखंड, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो हम लिख देंगे q बराबर 3125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो p बटा q कितना हो जाएगा, 13 बटे 3125 की जगह रख देंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 5 बार आ रहा है 5, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो p बटा q हो गया हमारा 13 बटे 5 की घात 5। ठीक है, तो अब आप देखिए q हमारा किस रूप में आ रहा है, q आ रहा है हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में, क्योंकि q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 के रूप में है यहाँ पर। ठीक है, 2 नहीं है तो चलेगा। ठीक है, या तो 2 के रूप में होते या 5 के में या दोनों के में, 2 और 5 के, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो q जो है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 2 की घात n तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो n को अगर हम शून्य रख देंगे तो 2 की घात शून्य कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 गुणा 5। ठीक है, तो इसलिए जो है जरूरी नहीं है कि 2 की घात और 5 की घात दोनों हो, कोई एक भी हो तो भी हो सकता, ठीक है, और दोनों हैं तो भी, पर इन दोनों के अलावा कुछ अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो कोई इन 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड है q का, नहीं है।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 13 सही 13 बटे 3,125 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यही हमारी प्रमेय कहती है 1.6, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो इसको हमने उदाहरण के माध्यम से समझा कि प्रमेय 1.6 कैसे काम करती है। ठीक है, इस प्रमेय का प्रयोग आप करोगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए। 1.7 प्रमेय 1.7 जो है प्रमेय 1.5 और प्रमेय 1.6 के जैसे ही है, और इसका भी प्रयोग आप करोगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए। तो दोस्तों प्रमेय 1.7 क्या कहती है, मान लीजिए x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां पर p और q क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, प्रमेय 1.5 और 6 की तरह ही, मतलब p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, और सारा कुछ काटने पीटने के बाद हमें p बटा q प्राप्त होता है। तब अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, ठीक है, 6 में क्या था, के रूप का था, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, मतलब कि उसमें कोई और भी अभाज्य गुणनखंड है। ऐसा नहीं है कि उसमें 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, 2 और 5 भी हो सकते हैं, पर उनके अलावा भी कोई है। ठीक है, 2 और 5 के अलावा भी अभाज्य गुणनखंड उसमें है, वो सिर्फ 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, सिर्फ इसके रूप का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी उसमें अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और n और m ऋणेतर पूर्णांक है जो आप जानते ही हैं, मतलब कि शून्य या धनात्मक पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत होगा। ठीक है, आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये अपरिमेय संख्या होती तो अशांत अनावर्ती होता। ठीक है, पर ये परिमेय संख्या है तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है, यही हमारी प्रमेय 1.7। ठीक है, अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम प्रमेय 1.7 को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रमेय 1.7 कहती है मान लीजिए x बराबर p बटा q है। ठीक है, जहां पर p और q सहभाज्य है। तो हमने x बराबर 77 बटे 210 मान लिया। ये अभी हमारे p बटा q नहीं है, क्योंकि इनमें ये दोनों अभी सहभाज्य नहीं है, इसमें कुछ कॉमन है जिसको हम काटेंगे, उससे आपको और समझ में आएगा कि सहभाज्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने x बराबर लिखा 77 बटे 210। अब हम 77 और 210 के गुणनखंड देख लेते हैं। तो 77 को पहले निकालते हैं हम। 77 में किसका भाग जाएगा, सबसे कम 7 का। ठीक है, 7 का भाग जाएगा 77 में, तो हमें प्राप्त होगा 11। अब 11 में 11 का ही भाग जाएगा, हमें प्राप्त होगा a। तो 77 के गुणनखंड हमारे आ जाएंगे 7 और 11। तो हम लिख देंगे 77 बराबर 7 गुणा 11। अब हम 210 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 210 में 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, तो बचेगा हमारा 105। 105 में हमारा 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हमारा 35। 35 में हमारा 5 का भाग जाएगा, तो मिलेगा हमें 7। 7 में तो 7 का ही भाग जाएगा, तो मिल जाएगा हमें 1। ठीक है, तो 210 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 3 5 7। तो 210 बराबर हम लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब x बराबर है 77 बटे 210। 77 की जगह रखेंगे हम 7 गुणा 11, और 210 की जगह रखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 7 गुणा 11। 77 की जगह हमने रख दिया 7 गुणा 11, और 210 की जगह रख देंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो बट्टे में हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो इन ऊपर और नीचे 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 से 7 को काट देंगे, तो बचेगा हमारा 11 बट्टे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो ऊपर और नीचे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये है हमारा p बटा q, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं p और q क्या हमारे सहभाज्य हैं। ठीक है, तो अब जो मिला हमें वो है हमारा p बटा q। जो हमने लिया था ऊपर वो p बटा q नहीं था। p बटा q क्या हमारा, ये 11 बटे 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब हम लिख देंगे p बटा q बराबर x बराबर p बटा q बराबर 11 बटे 2 गुणा 3 गुणा 5, क्योंकि p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, नीचे वाला हर 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब आप देखिए जो q है वो किस रूप में है, 2 की भी घात 1 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं q जो है 2 की घात और 5 की घात के रूप में नहीं है। ठीक है, आप कहोगे है तो सही 2 की घात और 5 की घात के रूप में, पर प्रमेय 1.5 6 और 7, ठीक है, इन सब में इसका मतलब होता है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का, कि सिर्फ इन्हीं की घातों के रूप में होना चाहिए, कोई और की घात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 3 भी मिल रहा है हमें। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो q है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, ठीक है,
तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा प्रमेय 1.7 से। तो अब हम कह देंगे कि x बराबर 77/210 जो हमें दिया गया है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये है हमारी प्रमेय 1.7। ठीक है, इस प्रमेय से ही आपको कुछ प्रश्न जो है आपकी प्रश्नावली 1.4 के हल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।